सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज लास्ट हमारे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाना सीखा। उसमें मैंने लास्ट में आपको एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क किस किस का कंप्लीट हो गया भाई? जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है फटाफट पहले जाके पिछले लेक्चर पे होमवर्क कंप्लीट करो। चलो जाओ, होमवर्क कंप्लीट इसलिए करो क्योंकि जब रिपोर्ट राइटिंग करोगे, जब ऐसे राइटिंग करोगे, जब पैराग्राफ राइटिंग करोगे, जब आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग करोगे, जब ये सारी की सारी राइटिंग्स करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ज्यादा काम में आने वाला सेंटेंस। सबसे ज्यादा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की जरूरत पड़ेगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस ही वो सेंटेंस है जिसमें ज्यादातर बच्चे अटकते हैं, क्योंकि या तो ये ध्यान नहीं रहता है एस लगाना है कि नहीं लगाना है, या ना चाहते हुए भी इज एम आर लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर कहता है सर ये ठीक से बन नहीं रहा है। तो बनेगा कैसे? ना तो पूरा सिंपल में बना रहे हो, ना पूरा कॉन्टिन्यूअस में बना रहे हो, दोनों के बीच का बना रहे हो, तो कैसे बनेगा? तो इसलिए अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है, कोई अगर पिछली एक्सरसाइज करके नहीं आया है, सही हो गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने गलती भी की है, मुझे वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक ही तो हुई है, गलती ही तो हुई है, और क्या है। अभी आंसर डिस्कस होंगे, अभी पता चल जाएगा कहाँ क्या गलत है, कहाँ क्या लिखना था, गलती से क्या लिख दिया। इसी को तो बेटरमेंट कहते हैं, इसी को तो लर्निंग कहते हैं, इसी को तो सीखना कहते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसमें होमवर्क जो दिया था, उस होमवर्क की आंसर की से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। और आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि आज भी होमवर्क वैसा ही मिलने वाला है जैसा कल मिला था। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, चंदन एक साधारण व्यक्ति है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा सीधा ही हो गया चंदन। चंदन ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। प्रेजेंट टेंस में हमें बनाना है, और प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। और ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोडक्शन को दे रहा है, डिस्क्रिप्शन को दे रहा है। इसका मतलब इसमें लगेगा या तो इज या एम या फिर आर। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग हमें यहां पर करना है। यानी कि क्या बनाना है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरीके से बनना है। तो इस तरीके से हमने आज चंदन के साथ क्या ले लिया? इज ले लिया, क्योंकि चंदन हमारा कौन सी कैटेगरी का है? डी कैटेगरी का है। डी कैटेगरी में हम क्या लगते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। अ सिंपल पर्सन। अब यहां पर पर्सन हमारा कॉम्प्लीमेंट है। पर्सन कैसा है? सिंपल है, तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और कितना है? एक है, तो ये हमारा आर्टिकल हो गया। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना रहे हैं। चंदन इज अ सिंपल पर्सन। एक साधारण व्यक्ति है। वह एक किसान है, तो वह एक किसान है। वापस वही बात, वह के लिए क्या आ जाएगा? इंग्लिश में ही आ जाएगा। फिर आ जाएगा इज एम आर में से इज आ जाएगा। एक किसान, वन फार्मर नहीं, अ फार्मर। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है? ही इज अ फार्मर, यानी वह एक किसान है। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना रहे हैं। नेक्स्ट है, वह गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता है। मूल वाक्य क्या है? वह क्या करता है? रहता है। तो देखो सबसे पहले बना वह, जो कि हमारा क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ गई? हमारी वर्ब। अब उसके बाद में हमारे दो फ्रेजेस आएंगे। कितने फ्रेजेस आ रहे हैं? दो फ्रेजेस आ रहे हैं। कौन से फ्रेजेस हैं? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो पहला प्रीपोजिशन क्या है? पहला प्रीपोजिशन है इन। तो कहां रहता है वह? तो वह गांव में रहता है। तो गांव में रहने के लिए मैंने क्या बोल दिया? इन विलेज। अच्छा, किसके साथ रहता है? विथ whom he lives। तो पत्नी के साथ रहता है, तो विथ हिज वाइफ। अब देखो ये मैंने कल बताया था लेक्चर में, अपनी के लिए अपनी मत समझ लेना है। ये इस बेचारे गरीब चंदन की लुगाई है। कहीं तुम बोलो कि अपनी पत्नी के साथ रहता है तो कहीं कोई पॉसेसिव हो जाए, सर मेरी पत्नी के साथ चंदन क्यों रह रहा है, समस्या ये है। तो अपनी पत्नी यानी कि वह अपनी पत्नी के साथ रहता है, यानी कि चंदन अपनी पत्नी के साथ वहां रहता है। वह सुबह जल्दी उठता है। मूल वाक्य क्या है? वह
उठता है। अच्छा, कब उठता है, यानी ये क्रिया कब हो रही है उठने की? सुबह जल्दी हो रही है। जब भी कोई शब्द किसी क्रिया के बारे में जानकारी दे तो समझ लो कि वो एडवर्ब होगा, क्रिया विशेषण होगा, उस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि भाई ये उठने का काम जो है सुबह जल्दी हो रहा है, तो वह सुबह जल्दी उठता है। कैसे बनाओगे? ही गेट्स अप, वह उठता है। उठने को हम क्या बोलते हैं? गेट अप बोलते हैं। गेट अप में से हमारी वर्ब कौन सी है? तो गेट हमारी वर्ब है। तो अगर हमें एस जोड़ना है, ई एस जोड़ना है या आई एस जोड़ना है तो हम किसके साथ जोड़ेंगे? तो हम गेट के साथ ही जोड़ेंगे, अप के साथ नहीं जोड़ेंगे। ही गेट्स अप, कब उठता है? जल्दी। तो जल्दी को इंग्लिश में क्या कहा? अर्ली। अच्छा, जल्दी कब उठता है? सुबह, तो इन द मॉर्निंग। आप चाहो तो इन द मॉर्निंग नहीं भी लिखना, चाहो अर्ली मॉर्निंग भी लिख सकते हो, चाहो तो सीधा ही गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह के प्रारंभिक समय में या जल्दी सुबह उठता है। अर्ली इन द मॉर्निंग लिखोगे तो भी सही है, अर्ली मॉर्निंग लिखोगे तो भी सही है। इन द अगर हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ही गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दोनों वाक्य सही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहां क्या आ जाता है? वह दांत साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग नहीं करता है। नहीं करता है इसका मतलब क्या है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव बनाना है इसका मतलब क्या है? डू या डज प्लस नॉट का इस्तेमाल इस वाक्य को बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो जो हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने सीखा था उसको हम यहां प्रयोग करेंगे, क्योंकि करता है इसका मतलब क्रिया तो हो रही है, वह हमारा करता है। ठीक है, तो क्या कार्य करने के लिए किसका प्रयोग नहीं करता है? वह दांत साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग नहीं करता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट थर्ड पोजीशन पे नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। मैं केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूं पिछला वाला, बस मुझे याद है इसलिए मैं अपने दिमाग में उसको फॉलो कर रहा हूं। ये एक एक चीज मांग रहा है मेरे से, इसने सब्जेक्ट मांगा मैंने ही दे दिया, इसने हेल्पिंग वर्ब मांगा मैंने ही के अकॉर्डिंग डज दे दिया क्योंकि ही डी कैटेगरी का है। उसने थर्ड पोजीशन पे नॉट मांगा मैंने नॉट दे दिया। उसने यूज मांगा, उसने क्रिया मांगी करना या प्रयोग में लाना, तो प्रयोग में नहीं करता है का प्रयोग नहीं करता है तो इसका मतलब नॉट यूज। प्रयोग के लिए क्या हो गया? प्रयोग नहीं करता है के लिए क्या हो गया? यूज का इस्तेमाल हो गया। अच्छा, किसका प्रयोग नहीं करता है? तो टूथ ब्रश का प्रयोग नहीं करता है। अच्छा, किस चीज के लिए नहीं करता है? तो टू क्लीन हिज टीथ, अपने दांतों को साफ करने के लिए। ध्यान रखना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनती है? इन्फिनेटिव बनती है। सामान्य वाक्यों में ये क्या दर्शाता है? तो जब क्रिया का उद्देश्य क्रिया हो तो इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जब क्रिया का उद्देश्य क्रिया हो, मैं घर जाता हूं सोने के लिए। अब मुझे बताओ इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? जाना कि सोना? बताओ। मैं घर जाता हूं सोने के लिए, कमेंट करके बताओ मेरे को फटाफट, फटाफट कमेंट बॉक्स में आओ। देखो मेरे को हर वीडियो में छकाया मत करो, बार बार कहना पड़ता है कमेंट बॉक्स में आओ। जो सीरियस बात हो रही है वो पूरी सीरियस बात केवल कमेंट बॉक्स में होगी, लाइव चैट में मैं कुछ नहीं देखूंगा, है ना। तो यहां पर सीधा सा एक मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैं सोने के लिए घर जाता हूं, तो मेरी मुख्य क्रिया जाना है कि सोना है? दोनों में से मुख्य क्रिया कौन सी है मेरी? तो जाना मेरी मुख्य क्रिया हो गई क्योंकि मैं जाने की क्रिया कर रहा हूं। अच्छा, मेरे घर जाने की जो क्रिया हो रही है, घर जाने का उद्देश्य क्या है? क्यों जाना चाह रहा हूं मैं घर? सोने के लिए। और सोना भी अपने आप में क्या है? एक क्रिया है। तो जब क्रिया का उद्देश्य क्रिया हो, मैं खाने के लिए घर जाता हूं, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूं, तो इन सब वाक्यों में खाना, पढ़ना, सोना ये क्रियाएं नहीं है, ये सारे के सारे उद्देश्य हैं। और क्रिया क्या है? जाना। तो जब क्रिया का उद्देश्य क्रिया हो तो उस उद्देश्य को बताने के लिए हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहां किया गया टू क्लीन। वह टूथब्रश का प्रयोग नहीं करता है साफ करने के लिए। क्या साफ करने के लिए? हिज टीथ, अपने दांत। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो होम टू ईट पिज्जा।
इन दोनों वाक्यों की संरचना बिल्कुल समान है, एक समान है, जैसा ये वाक्य वैसा ही वाक्य, बस ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक है। अब देखो ये मेरा सब्जेक्ट है आई वॉन्ट, मेरी क्रिया हो गई, टू गो जाना चाहता हूं, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सीधा सीधा क्या बन रहा है, किसी भी स्थान पर जाने के लिए जो मेरा गंतव्य है, जहां मैं जाना चाहता हूं उसको बताने के लिए टू आ गया। उसके बाद होम आ गया, घर जाना चाहता हूं, क्यों जाना चाहता हूं, टू ईट खाने के लिए, क्या खाने के लिए, पिज्जा खाने के लिए। टू क्लीन साफ करने के लिए, क्या साफ करने के लिए, हिज टीथ। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। अगला देखो, वह नीम के पेड़ की छोटी टहनी, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, दातून से दांत साफ करता है। चलो फटाफट से दातून या पेड़ की छोटी टहनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फटाफट गूगल करके और पहले मेरे को कमेंट करो, क्योंकि मेरे को पता है आधे से ज्यादा बच्चों ने या तो गलत किया होगा या इसको देखा ही नहीं होगा। जाओ पहले गूगल करो ये वर्ड दातून को, या फिर टूथब्रश नहीं आना चाहिए, बस दातून का ध्यान रखना। दातून पूछ रहा हूँ ला करके वापस कमेंट बॉक्स में टूथब्रश लिख दो। टूथब्रश नहीं, टूथब्रश के अलावा क्या कहते हैं, और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जो किसी पेड़ की छोटी टहनी के लिए इस्तेमाल होता है, जिन्हें दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देख के आओ, चलो गूगल चालू करो, ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करके देखो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। कर लिया, लिख दिया कमेंट बॉक्स में, चलो आगे बढ़ो। ही क्लीन्स, वह साफ करता है, सब्जेक्ट और साफ करता है, ये मेरा वर्ब हो गया। क्या साफ करता है, हिज टीथ, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। वह क्या साफ करता है, दांत साफ करता है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब और ये मेरा सब्जेक्ट। अच्छा किससे साफ करता है, तो छोटी सी टहनी से यानी दातून से साफ करता है। अच्छा ये छोटी सी टहनी किसकी है, तो ये नीम के पेड़ की छोटी सी टहनी है। तो विथ अ स्मॉल ट्विग, एक छोटी सी टहनी या डाली के साथ करता है। अच्छा ये छोटी सी टहनी या डाली किसकी है, ऑफ नीम ट्री, नीम के पेड़ की। तो जब भी का के की से किसी का संबंध जोड़ना हो, का के की से किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध जोड़ना हो वाक्य के साथ, तो वहां एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रेपोजिशन का नाम है ऑफ। यानी कि विथ अ स्मॉल ट्विग, एक छोटी सी टहनी से दांत साफ करता है। अरे भाई काई की थी टहनी, टहनी काई की थी, नीम की थी, नीम के पेड़ की टहनी थी, तो ऑफ, क्योंकि यहां पर मुझे क्या कहना है, नीम के पेड़ की, नीम ट्री की, तो नीम ट्री की टहनी थी, तो मुझे टहनी बताने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करके मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। बोलो हाँ कि ना। देखो थोड़ा जटिल भी लगेगा, थोड़ा आसान भी लगेगा, लेकिन हमें अब थोड़ा सा प्रयास भी करना है कि हम अपनी तरफ से अंदर इसमें प्रवेश करें। अभी तो बस इसको देखते हुए चलना है, SES IES सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है, इसको भी साथ के साथ नजर में रखना है। नेक्स्ट, नहाने के बाद वह नाश्ता करता है, तो वह नाश्ता करता है, सॉरी वह करता है, करता है का मतलब यहाँ पे खाता है ना, या फिर प्राप्त करता है। जैसे हम बोलते नहीं क्या, खाना खा लिया क्या, भोजन पा लिया क्या, प्रसादी पा ली क्या, ये बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं ना, पा लिया, है ना। तो उस पा लिया के लिए जो भी खाने पीने की वस्तु होती है उसके लिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक का प्रयोग करते हैं। कौन सी क्रिया का प्रयोग करते हैं, टेक का प्रयोग यहां किया जाता है। तो भैया नहाने के बाद वह नाश्ता करता है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है यानी कि खाता है या प्राप्त करता है, तो इसका मतलब ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब, ये मेरी वर्ब। अच्छा क्या खाता है, क्या प्राप्त कर रहा है, क्या पा रहा है, तो ब्रेकफास्ट। चलो भाई नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट आ गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये टेक की यानी खाने की जो क्रिया हो रही है, ये कब हो रही है, तो नहाने के बाद। तो इसके लिए मैं आफ्टर बाथ भी लिख सकता हूं या आफ्टर टेकिंग बाथ भी लिख सकता हूं, यानी नहा लेने के पश्चात, अगर ऐसे बोलना चाहूं तो भी बोल सकता हूं, नहाने के बाद या नहाने के पश्चात बोलना चाहूं ऐसे भी बोल सकता हूं, आफ्टर बाथ भी बोल सकता हूं, क्योंकि बाथ अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है। आफ्टर टेकिंग बाथ भी कर सकता हूं नहाने के पश्चात के अर्थ में, लेकिन वो हम लोग
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में करेंगे, यहां नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि यहां थोड़ा और जटिल हो जाएगा वो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वह सुबह जल्दी अपने खेत पर जाता है, तो वह अपने खेत पर जाता है, तो सीधी सी बात है ही, वह जाता है, कहां जाता है, उसके गंतव्य का स्थान क्या है, उसके खेत गंतव्य का स्थान है, इसलिए उसके आगे मैंने क्या लगा लिया, टू लगा लिया। कब जाता है, सुबह है, जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, वापस वही बात, अर्ली इन द मॉर्निंग की जगह अर्ली मॉर्निंग भी कहना चाहूं तो कह सकता हूं। ही गोज टू हिज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा यहां आता है वह बाजार से खाना नहीं खरीदता है, वापस नेगेटिव सेंटेंस, वापस मेरा सेंटेंस कैसा आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। ही डज नॉट बाय फूड फ्रॉम मार्केट, वह सब्जेक्ट आया, ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में नहीं देख करके हमें पता पड़ गया कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाना है, तो ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई तो डज, नहीं के अकॉर्डिंग लगाया तो नॉट। अच्छा, क्या नहीं करता है, डज नॉट के बाद में SES लगाने का तो मामला ही खत्म हो गया। खरीदने के लिए आ गया बाय, बाय का मैंने बताया था, बाय, बॉट, बॉट, और इसी के साथ एक और बताया था, जरा बताना किसी को याद हो तो, इसका क्या बनेगा, ब्रिंग का क्या बनेगा, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म बताना जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ही डज नॉट बाय फूड, अब खाने के लिए क्या आ गया, फूड आ गया, कि वह खाना नहीं खरीदता है, डज नॉट बाय फूड, खत्म, मूल वाक्य मेरा यहां समाप्त हो गया। वह सब्जेक्ट, डज नॉट नहीं खरीदता है या नहीं के अर्थ में, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एक एक चीज मांगता गया, यहां से एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के इसे देता गया। अच्छा, कहां से नहीं खरीदता है, ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो बाजार से नहीं खरीदता है तो फ्रॉम मार्केट हमारा यहां पे आ गया, यानी कि से के अर्थ में हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कर लेते हैं। वह इसे अपने खेत में उगाता है, तो वह इसे किसे, खाने को, यानी कि वह बाजार से खाना नहीं खरीदता है, वह इसे अपने खेत में उगाता है, तो इसे किसे, खाने को, और खाना क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए मैंने क्या प्रोनाउन इस्तेमाल किया, मैंने इट का इस्तेमाल कर लिया। तो सबसे पहले वह ही क्या करता है, उगाता है, उगाने के लिए क्या आ जाता है, ग्रो आ जाता है, हमारी वर्ब आ जाती है ग्रो, ग्रो, ग्रू, ग्रोन बनता है, ठीक है, इन हिज फील्ड, अपने खेत में। इस तरीके से हम इस वाक्य को बना रहे हैं कि वह अपने खेत में खाना उगाता है। वह कुछ सब्जियां जैसे आलू, प्याज और टमाटर भी उगाता है। अब सीधा पहले वाक्य क्या बनेगा, वह उगाता है, ठीक है, भी के लिए आ जाएगा ही ऑल्सो, इस ऑल्सो को हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद में रख लेंगे, यानी ही ऑल्सो ग्रोज कुछ सब्जियां, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा वैसे एडवर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद ये हमारे ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हो गए। इस तरीके से हम इसको देखते हुए चलेंगे। अब अगर मैं देखूं कि मैं सीधा सीधा सेंटेंस बनाना चाहूं इस प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए, तो क्या बना, ही सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, समटाइम्स, ये जितने एडवर्ब्स हैं, क्रिया के होने का समय बताते हैं, ये क्रिया से पहले ही आ जाते हैं। ये जितने एडवर्ब्स हैं जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, ये क्रिया से पहले आ जाते हैं, ताकि ये बिल्कुल पास में रह करके सटीक अर्थ दे पाए, ठीक है। ही ऑल्सो उगाता है, ग्रोज कुछ सब्जियां, सम वेजिटेबल्स, यहां तक मेरा वाक्य कैसे बन गया, सब्जेक्ट प्लस ये एडवर्ब एक्स्ट्रा आ गया, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि लाइक, अब लाइक किसके लिए आया है, जैसे, कौन कौन से सब्जियां उगाता है, पटेटोज, आलू, अनियंस, प्याज, टमेटोज, टमाटर, है ना, देखो तीनों प्लूरल में हैं और यहां तीनों सिंगुलर में हैं। क्या ऐसा हो सकता है, ये एक वचन, ये एक वचन, ये एक वचन, ये बहुवचन, ये बहुवचन, ये बहुवचन, जरा मेरे को कोई कारण समझाओ कि यार ऐसा क्यों हुआ, कि सर ऊपर तो इंग्लिश में जो वर्ड लिखे हुए हैं वो तो एक वचन में लिखे हुए हैं, आलू उगाता है, प्याज उगाता है, टमाटर उगाता है, सीधी सी बात, लेकिन इंग्लिश में जब हमने लिखा
तो हमने इसको बहुवचन क्यों कर लिया तीनों को? फटाफट से वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में आओ, कमेंट करके बताओ एक वचन से बहुवचन कैसे हुआ ये। अगर मैं गलत हूं तो खुल के बोलो ना, क्या दिक्कत है, भाइयों वाली बात है। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप जाके सीधा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर आपने गलत लिखा है। लेकिन उसके बाद अगर मैंने सही साबित कर दिया ना, बहुत मारूंगा, ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स खराब करोगे तो। चलो, एक छोटी सी बात है, जब मैं कहता हूं कि वह आलू उगाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह एक आलू उगाता है, वह आलू की फसल उगा रहा है। और जब वह आलू की फसल उगाएगा तो उसको बहुत सारे आलू मिलेंगे। इसलिए हम यहां पर बहुत सारे आलू या आलू की फसल शब्द का इस्तेमाल करने की बजाय हम पोटैटोस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वह आलू उगाता है, तो बहुत सारे आलू उगाता है, बहुवचन में आलू उगाता है, एक वचन में नहीं उगाता है, ठीक है। और खास करके पोटैटोस बहुत सारे ही उगते हैं, एक उग भी नहीं सकता। वैसे ही अनियंस हो गया, वैसे ही टमाटोस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक टमाटर नहीं उगा रहा है ना, बहुत सारे टमाटर, बहुत सारे प्याज, बहुत सारे आलू वो उगा रहा है, ठीक है। वह पैसों से कपड़े नहीं खरीदता है, बढ़िया आदमी है, हमें तो पैसे देने पड़ते हैं बहुत सारे। वह खरीदता है नहीं, तो सीधा आ गया ही डज नॉट बाय या परचेज, दोनों में से जो कहना चाहो कह सकते हो। खरीदने के लिए दो वर्ड्स मिल जाते हैं हमें, एक बाय मिल जाता है और एक परचेज मिल जाता है। तो वह नहीं खरीदता है का वाक्य क्या बन गया मेरा, ही डज नॉट बाय या परचेज। अब क्या नहीं खरीदता है, कपड़े, तो कपड़े के लिए मेरा आ गया क्लोथ, पैसों से। अब पैसों से के लिए क्या आएगा, फ्रॉम मनी आएगा, बाय मनी आएगा, विथ मनी आएगा, क्या आएगा भाई। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी पैसा माध्यम का काम करेगा, और ये माध्यम भी एक तरह का यंत्र होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम इस यंत्र या इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जा रहा है, उसके लिए कभी भी बाय नहीं लगाते, हमेशा विथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही कार्य किसी माध्यम से हो रहा है, किसी इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट या माध्यम कोई व्यक्ति है, तो विथ नहीं लगाएंगे, बाय लगाएंगे। यानी कि मैं छड़ी से चलता हूं तो आई वॉक विथ अ स्टिक। छड़ी मेरे लिए चलने का माध्यम है, चलने में सहायक है। मारवाड़ी में कहते हैं गेड्या। गेड्या मतलब सहारे वाली बुजुर्गों की छड़ी, ठीक है। तो वहां पर वह वस्तु, वह इंस्ट्रूमेंट मेरे चलने में सहायक है, क्रिया को पूर्ण करने में माध्यम बन रही है, लेकिन वस्तु या यंत्र होने के कारण मैं उसके लिए वित्त कहूंगा। लेकिन शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा सकता है या शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो यहां शिक्षक एक व्यक्ति है जो सक्रिय रूप से किसी कार्य का संपादन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो विथ टीचर नहीं, बाय टीचर, ठीक है। ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है विथ और बाय में। तो गाइज, मैं अलग से आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, जहां जिसकी जरूरत पड़ रही है वहां हम उसकी बात कर रहे हैं, ताकि हमें कंप्लीट लैंग्वेज को सीख सके, समझ सके। वह दुकानदार को कुछ चावल गेहूं दे देता है और दुकानदार उसके बदले में उसे कपड़े दे देता है। अब देखो, मैं इस और को पकड़ लेता हूं सबसे पहले। इस और को अपना फुल स्टॉप मान लो, इस और को अपन अपना क्या मान लेते हैं, फुल स्टॉप। वह दुकानदार को कुछ चावल और गेहूं दे देता है, खड़ी पाई, खत्म। दुकानदार उसके बदले उसे कपड़े दे देता है, खत्म, खड़ी पाई। हम इन दोनों को अलग अलग वाक्य मान रहे हैं पहले शुरुआती दौर में, है ना। वह दुकानदार को कुछ गेहूं और चावल देता है, तो वह ही देता है, गिव्स, क्या देता है, कुछ चावल और गेहूं, तो सम राइस एंड व्हीट। चावल को क्या कहेंगे, राइस, गेहूं को क्या कहेंगे, व्हीट। राइस और व्हीट को प्लूरल तो कर नहीं सकते क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होगा। किसको दे देता है, टू शॉपकीपर, दुकानदार को दे देता है। तो अब इस तरीके से अगर मैं इस वाक्य को पूरा बनाता हूं, तो ही गिव सम राइस एंड व्हीट टू द शॉपकीपर। अब मुझे बताओ इस वाक्य में कहां त्रुटि हुई है, फटाफट से, जल्दी से। मिस टाइपिंग हुई है एक जगह पर, जहां पर टाइपिंग ठीक नहीं है, इनकरेक्ट टाइपिंग हुई है। बताओ कहां हुई है, ढूंढो। चलो देखते हैं अभी किस किस का सिंपल प्रेजेंट टेंस कितना तैयार है। मिल गया क्या,
गिव के बाद एस लगना था, गिव्स, क्योंकि सेंटेंस है मेरा अफर्मेटिव, वाक्य है मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस मुझे लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पर गिव का गिव्स होना चाहिए था। ही गिव्स सम राइस एंड व्हीट टू द शॉपकीपर। अब यहां पर क्या हुआ, और था उसको मैंने एंड ले लिया, बात खत्म। अब दूसरे वाक्य को मैं अकेला वाक्य मान करके ऊपर वाले वाक्य को देखे बिना उसमें दिमाग लगाए केवल इसको सॉल्व करूंगा। दुकानदार दे देता है, क्या दे देता है, उसे कपड़े, तो उसे और कपड़े। अब देखो यहां पे दो बातें आई हैं, तो यहां पर दो बातें क्या आई कि दुकानदार उसे देता है, दुकानदार कपड़े देता है, तो अब दो ऑब्जेक्ट हो गए। ही गिव्स हिम, ही गिव्स क्लोथ्स, तो दो चीजें हो गई। उसके बदले में, अब उसके बदले में को हम क्या बोलते हैं, इन एक्सचेंज। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसको यहां लगाना पसंद करते हैं कि सर यहां ठीक लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि सर लास्ट में ठीक है, इन एक्सचेंज ठीक है। कई बच्चे कहते हैं नहीं मजा नहीं आ रहा, ये इसको उठा करके वाक्य के सबसे शुरुआत में लगाते हैं, इन एक्सचेंज कॉमा, और फिर अपना वाक्य लिखते हैं। दोनों तरीके सही है। आप चाहो तो इस इन एक्सचेंज को शुरुआत में भी ले सकते हो, एंड के जस्ट बाद में ले सकते हो। इन एक्सचेंज द शॉपकीपर, अब देने का काम कौन कर रहा है, करता कौन है, हमारा दुकानदार, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है, देता है, वर्ब हो गई। एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखना जो ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी वाक्य के सबसे अंतिम स्थिति में जो होता है, खास करके ये कोई वस्तु होती है, सामान्यतः ये कोई वस्तु होती है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये व्यक्ति अपने आप में इस क्रिया से संतुष्ट नहीं हो रहा है, ना शॉपकीपर को ये व्यक्ति प्राप्त हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, कपड़ों के माध्यम से ये व्यक्ति संतुष्ट होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे कहा जाता है। अधिकांशतः ये कोई व्यक्ति होता है, और व्यक्ति में भी मैं बता दूं ज्यादातर वाक्यों में आप देखोगे ना प्रोनाउन का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। जब तक मजबूरी नहीं हो जाती तब तक नाउन का इस्तेमाल नहीं होता। इस जगह पर ज्यादातर आप प्रोनाउन देखोगे। जिन बच्चों का एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से तैयार है वो बच्चे इस वाक्य को देखते ही समझ गए होंगे कि हाँ पहले क्लोथ्स को ले जाकर के सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद हिम को ले जाकर के सब्जेक्ट बनाना है, तो वह उसे कपड़े दे देता है। द शॉपकीपर गिव्स हिम क्लोथ्स इन एक्सचेंज, बदले में शॉपकीपर उसे कपड़े दे देता है। इस तरीके से हमारे इन सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन होगा, अनुवाद होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, मेरे को पता है आप लोग वहां बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं वो मैं यहां तक महसूस कर सकता हूं, विश्वास मानो इतना अनुभव है। एक बार इस वीडियो को और देखना, आराम से देखना, शांति से देखना, पेन और पेपर लेके देखना, जहां जहां जो बात मैं कह रहा हूं उसके छोटे छोटे पॉइंट बनाना। मैंने कह दिया यहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया, फिर समझा रहा हूं प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। यहां इन्फिनेटिव आ गया, फिर समझा रहा हूं इन्फिनेटिव क्या होता है। यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो पॉइंट बनाओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे समझो। और अभी ये शुरुआत है, ये आप सारे वर्ड्स, सारी टर्म्स आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए कंफ्यूजन है। आगे आने वाले लेक्चर्स में यही टर्म्स रहेंगी, ऑब्जेक्ट यही रहते हैं, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट का अलग से लेक्चर बनाया ही नहीं। मेरे को लगा 5 लेक्चर तो उसी में चले जाएंगे, इससे बढ़िया मैं जहां जहां जो जरूरत पड़ेगी बताता हुआ चलूंगा, तो पूरी लैंग्वेज ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता मत कीजिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में यही टॉपिक्स फिर से डिस्कस होंगे, तो आपको एक बेटर क्लियरिटी मिलेगी। बस हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, जो काम दिया जा रहा है जितना आप कर पा रहे हैं उतना आप जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य कैसे बनना है, चलिए भैया। मैंने सांप देखा, पहला वाक्य। अब जरा इसके हिसाब से यहां पर कुछ बना सकते हो क्या वाक्य? मैं हिंदी के वाक्य बना रहा हूं, तब तक अगर सच में अगर तुम्हें कल का टॉपिक समझ में आया ना अच्छे से, तो बिल्कुल वैसे ही सब्जेक्ट चूज करो,
वर्ब चूज करो, ऑब्जेक्ट चूज करो और यहाँ इन चारों सेंटेंसेस को बना दो मेरे से पहले। मैं बनाऊं उससे पहले पहले बना देना और कमेंट बॉक्स के अंदर बना देना। मैं टाइम चेक कर लूंगा कि मैंने कितनी बजे शुरू करा था, कितने मिनट पे शुरू करा था और आपने कितने मिनट पे बनाकर उसे रख दिया। ठीक है, राम ने खाना नहीं खाया था। क्या मुकेश ने सोहन को देखा था? क्या फ्रेंड्स ने गीत नहीं गाया था? ये 4 वाक्य हैं भाई। डेटा आपके सामने है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है, बताओ मुझे कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? 3, 2, 1 खत्म हो गया टाइम, खत्म हो गया बस, अब खत्म हो गया। अब नहीं, बस स्टॉप राइटिंग। अब मेरी बारी। ठीक है, अब आप लोगों को नहीं लिखना है। मैंने सांप देखा था, आई सॉ अ स्नेक। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने कहा मैंने सांप देखा था, आपने ये थोड़ी कहा एक सांप देखा था। आप अ स्नेक क्यों कर रहे हो? बेटा जातिवाचक संज्ञा है। स्नेक का मतलब यहाँ स्नेक शब्द जो है, अगर मैंने अ नहीं लगाया तो पूरी जाति को दिखाने लग जाएगा। नहीं, मैंने सांपों की पूरी जाति नहीं देखी, एक सांप ही देखा था। तो ना कहते हुए भी यहाँ पर अपने आप एक का भाव बन गया। सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब के साथ क्या? राम ने खाना नहीं खाया था। राम डिड नॉट टेकन फूड। ठीक है, राम ने खाना नहीं खाया था। अगला, क्या मुकेश ने सोहन को देखा था? डिड मुकेश सी सोहन? क्वेश्चन मार्क। क्या फ्रेंड्स ने गीत नहीं गाया था? 12th क्लास वालों, फ्रेंड्स यहां भी आ गया। डिड फ्रेंड्स नॉट सिंग अ सॉन्ग? अब ये मत बोलना एक गीत तो है नहीं सर, आपने अ सॉन्ग क्यों लिख दिया? अ सॉन्ग इसलिए लिख दिया क्योंकि एक बार में एक ही गीत गाया जा सकता है, जब तक आप महान सिंगर बन करके और पैरोडी ना गाने लग जाओ। मजाक की बात है। इस तरह के वाक्यों में हमेशा अ जो है वो किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए, अज्ञात करने के लिए आ जाता है। उसे इंडेफिनेट भी करता है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है, बस केवल हमें उसकी संज्ञा ही पता है, लेकिन उसके बारे में विशिष्ट जानकारी हमें जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है कि भाई विशिष्ट रूप से क्या था। इसलिए हम इसके इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में हम डिस्क्रिप्टिव वाले सेंटेंस लिख रहे हैं। मैं शुरू कर रहा हूं, फटाफट से ट्रांसलेट करना शुरू करो। मैं एक विद्यार्थी था। मैं चतुर नहीं था। जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं इस कक्षा के अंदर, वो प्लीज पिछले वाले लेक्चर्स देख करके आइए, क्योंकि हमने बहुत कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इसलिए अभी मैं ज्यादातर काम बच्चों से करवा रहा हूं, खुद बहुत कम काम कर रहा हूं। मेरे काम करने की बारी कब आएगी? अगले लेक्चर में, जब मैं होमवर्क को करवाऊंगा। उससे पहले आपको केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, एक एक चीज आपसे मांगी जा रही है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे वाक्य का निर्माण करना है। नेक्स्ट है, क्या वह अंधा था
क्या वह अंधा नहीं था। ठीक है, चलिए, मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है, मैं चतुर नहीं था, आई वॉज नॉट क्लेवर। वॉज वर्ग के साथ में इसे करना है तो वॉज ही, अंधे को कहते हैं ब्लाइंड, वॉज ही ब्लाइंड, क्या वह अंधा था। और नेक्स्ट बनेगा वॉज ही नॉट ब्लाइंड, क्या वह अंधा नहीं था। इस तरीके से अगर डिस्क्रिप्शन वाले सेंटेंस आएंगे तो उन्हें ऐसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट से। और अगर इसी की जगह पर एक्शन वाले सेंटेंस आएंगे जो किसी कार्य का होना दर्शा रहे होंगे किसी वाक्य में, तो उसे ऐसे दर्शाना है। सीधी सीधी एक बात बताऊं क्या, जहां जहां डिड आ गया वहां वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहां जहां डिड नहीं आया वहां वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लेना, काम आसान हो जाएगा। ये भाइयों वाली बात है, चीटिंग नहीं है, ये माइनर सपोर्ट है, इसको चीटिंग नहीं कहते। कोई नहीं कहेगा कि सर चीटिंग करवा रहे थे, मैं नहीं करवा रहा चीटिंग, थोड़ी सी एक शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ डिड आ जाए वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेना। डिड कहाँ कहाँ आएगा, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। जहाँ जहाँ डिड आ जाए वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ जहाँ डिड नहीं आए वहाँ वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हमें करना है। ये देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बढ़ रहे हैं आगे अगले होमवर्क की तरफ, तो तैयार हो जाइए फटाफट से। चलो, जिस वर्ड का मीनिंग पता नहीं हो तुरंत गूगल खोलना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से पूरी परमिशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, पॉज करके और इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बढ़ा दी हैं, बहुत ज़्यादा। कल का जो लेक्चर आएगा वो बहुत ही धांसू होने वाला है, क्योंकि आप देख लो, जब तक उन्हें भारतीय गणराज्य में सम्मिलित नहीं कर लिया वे चैन से नहीं बैठे। कितना छोटा वाक्य है? बच्चे यही कहते हैं ना, सर बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखे जाते, आई गो यू गो तो लिख लेते हैं, अब इससे बड़े भी क्या लिखोगे? इतने तक तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उनकी मृत्यु के पूर्व ही हैदराबाद से जैसी रियासतें भी विशाल भारत का अंग बन चुकी थी। केवल का पुर्तगाली राज्य ही ऐसा था जो पटेल की मृत्यु के बाद भारत में सम्मिलित हुआ। चलिए अगला, मीना ने मधुर गीत गाया, वेरी गुड मीना, गाना चाहिए, नाइस सॉन्ग। उन्होंने आपकी मदद की, थैंक यू आपकी मदद के लिए। भाई आज काम पर गया था, शाम को पैसे लेके आएगा, ठीक है। राम ने मेरी किताब चुरा ली, थैंक यू राम, पढ़ने का मन वैसे भी नहीं था। खेत में कल आग लग गई, गर्मी का टाइम है, बर्बाद है, कांकड़ो पड़े हुए और खई हुए बटे कहीं डड़ा में किसी आग लग गया, ठीक है कोई बात नहीं, लग गई। हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कर रहे थे इसलिए आग लग गई, कि आग फसल काट ली, बाकी का बचावा जो है उसको जला करके राख कर दिया ताकि उर्वरक क्षमता बढ़े। राम स्कूल पढ़ने गया, बधाई हो राम, थैंक यू वेरी मच जाने के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खैर मजाक की बात है, जो का पार्ट है ना, इसको सीरियस मत लेना। और साथ ही साथ एक छोटा सा होमवर्क और करोगे क्या, या इतना ही बहुत है? चलो इतना ही कर लो फिर। जब सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तीनों टेंस का मिला करके एक दिन केवल प्रैक्टिस करेंगे। मैं वादा नहीं कर रहा, मैं कोई माथे नहीं आएगा, पहले कह रहा हूं, मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं लाइव आऊं और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस के जो भी हमारे सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम लोग लाइव ही डिस्कस करें। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, केवल ये 3 टेंस के सेंटेंस। और सेंटेंस जो आप मुझे लाइव में भी दोगे, कुछ एक सेंटेंस हैंड टू हैंड लेकर के, और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि कल आपने पहली बार ट्रांसलेशन किया है सेंटेंसेस का और आज आप सेकंड डे ट्राई करने वाले हो। बने रहना 2-3 दिन और, थोड़ी सी हिम्मत और रखना और डेफिनेटली आगे बहुत अच्छा होगा।
Thank you very much. I'll see you soon in my next lecture. Till that, take care of yourself. Bye bye. I'll see you soon.